अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायमेंशंस को। तो इससे पहले हमने बेसिस डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। द डायमेंशन ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V is denoted by dimension of V and is defined to be the number of vectors in a basis for V। असल जो चीज़ है वो ये क्या है कि यहाँ से आप देखें से ओके नंबर ऑफ वेक्टर्स इन अ बेसिस फॉर बी। ठीक है, यानी कि बेसिस के अंदर जितने वेक्टर्स होंगे वो क्या होगी, उसकी डायमेंशन होगी। इन एडिशन द जीरो वेक्टर स्पेस इज डिफाइंड टू हैव डायमेंशन जीरो। जो जीरो वेक्टर स्पेस है वो कहता है कि उसकी डायमेंशन जो है हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। ये बात भी आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे हम कुछ इसकी एग्जांपल देखेंगे जो बड़ी वेल नोन एग्जांपल है। और पहली एग्जांपल है हमारे पास डायमेंशन ऑफ आर एन। ठीक है, आर एन जो वेक्टर स्पेस है उसकी डायमेंशन हमेशा क्या होगी, एन होगी, क्योंकि उसके अंदर एन वेक्टर होते हैं, उसकी बेस में एन वेक्टर्स होते हैं। इसी को ही आप देख सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि डायमेंशन ऑफ आर क्यूब कितनी है तो वो आपके पास कितनी होगी, 3 होगी। इसी तरह डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर वो क्या होगी, आपके पास 2 होगी। मतलब है यहाँ पे आपने एन की कोई भी वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो वो उसकी क्या होगी, डायमेंशन। इसी तरह बड़ी वेल नोन है, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है पी एन की डेफिनेशन, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, तो इसकी डायमेंशन हमेशा एन प्लस वन की इक्वल होती है। और ये क्यों होती है आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो बेसिस है, ठीक है, वो क्या होती है पॉलिनोमियल की, वो वन से स्टार्ट होती है, एक्स एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन, जितनी डिग्री हो उतने तक आपने जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तो n वेक्टर्स हैं और a एक इजाफी है, तो इसलिए इसकी जो डायमेंशन है वो क्या हो जाती है, n प्लस वन हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी। थर्ड एग्जांपल है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्सेस हैं, m जो है मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर का, तो उसकी जो डायमेंशन है वो m डॉट n की इक्वल होगी। यानी कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 का, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, 2 इंटू 3 इंटू 6 होगी। ठीक है, इसी तरह फोर्थ वन जो है आपके पास वो है कि डायमेंशन ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल की आपने डेफिनेशन पढ़ रखी है, जिसका डायगोनल में एटलीस्ट वन जो है वो नॉन जीरो हो, तो इसकी डायमेंशन हमेशा n की इक्वल होगी। ठीक है, क्योंकि उसकी डायमेंशन में हमेशा कोई ना कोई नॉन जीरो होगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर डायमेंशन जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस किसकी, सिमेट्रिक मैट्रिसेस की, तो इसको आप देख सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज लें फिर भी कोई फर्क ना पड़े। तो इसके लिए जो है मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा। एक मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पे लेता हूं, 1 2 3 2 4 5 3 5 8। ठीक, ये मैट्रिक्स है। इसका बेशक आप ट्रांसपोज ले लें, फर्ज करें ये मैट्रिक्स है, मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, क्या होगा 1 2 3 2 4 5 3 5। तो आपने देख लिया कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये चीज, ये जो मेरा मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये एक तो मेन डायगोनल पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा मेन डायगोनल से ऊपर वाले जितने पड़े हैं वो मैट्रिक्स बनाते हैं। यानी कि मेन डायगोनल लाजमी है और उसके ऊपर वाले जो हैं वो लाजमी है, वही आपने जो है नीचे लिखने होते हैं, थोड़ी सी तरतीब चेंज करके। जैसे ये 2 3 5 है, तो ये भी 2 3 5 ही है। तो कहने का ये मतलब है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मेन डायगोनल उससे ऊपर वाले होते हैं,
इसलिए इसकी डायमेंशन जो है वो क्या होती है n इंटू एन माइनस वन, ये कम होती जाएगी n माइनस टू अप टू सो ऑन 3 2 1, और इस पे अगर आप फार्मूला लगाते हैं तो ये इक्वल होती है n इंटू एन प्लस वन बाय टू के। तो ये होगी डायमेंशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, सेम जो है डायमेंशन ऑफ ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। या वो अपर ट्राइएंगुलर हो या लोअर ट्राइएंगुलर हो, तो वो भी यही केस होगा कि अगर अपर होगा तो ऊपर जीरो होंगे, नीचे कुछ ना कुछ होगा, अगर लोअर होगा तो ऊपर जो है कुछ लिखा होगा और नीचे जो है वो जीरो होगी। तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की भी सेम टू सेम जो डायमेंशन है वो क्या होगी, n इंटू एन प्लस वन बाय टू, ठीक है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, डायमेंशन को जो है, डायमेंशन को डिग्री ऑफ फ्रीडम का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। डायमेंशन को डिग्री ऑफ फ्रीडम का नाम भी दिया जाता है। कहीं पे आपसे पूछा जा सकता है तो परेशान नहीं होना कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, एक और एग्जांपल हम देखते हैं, डायमेंशन ऑफ स्पैन ऑफ एस, ठीक है। स्पैन की क्या डेफिनेशन है, तो देखें दो चीजें बेसिस के लिए हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। बेसिस के लिए दो चीजों का होना लाजमी है, लीनियर इंडिपेंडेंस प्लस स्पैन ऑफ एस, ठीक है, दो चीजें। तो स्पैन ऑफ एस तो ये खुद है, ये अगर लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाए, अगर ये जो एक एस वेक्टर हम ले रहे हैं v1 v2 v3 और सॉरी vr, ये जो है स्पैन ऑफ एस है हमारे पास, और ये अगर लीनियर इंडिपेंडेंट भी हो जाए, ये इन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो फिर ये बेसिस बन जाएगा। और हमें पता है कि बेसिस के अंदर जितने वेक्टर्स होते हैं वो उसकी क्या होती है, डायमेंशन होती है। तो इस तरह डायमेंशन ऑफ स्पैन ऑफ एस जो है वो किसकी इक्वल होगी, आर की इक्वल होगी, क्योंकि स्पैन ऑफ एस में कितने वेक्टर्स हैं हमारे पास, आर वेक्टर, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपने याद रखना है कि अगर W जो है वो सब स्पेस हो, इफ W इज सब स्पेस ऑफ V, अगर ये W V की सब स्पेस है तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो भी लेस होगी किसमें, V से। और इसी तरह अगर किसी तरह इन दोनों की डायमेंशन इक्वल हो जाती है, डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, तो इसका ये मतलब है कि फिर W और V जो है ये दोनों वेक्टर स्पेसेस एक दूसरे के इक्वल होंगी। एक बड़ा वेल नोन रिजल्ट आप हमने देखते हैं, अक्सर हमसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है, डायमेंशन ऑफ V ओवर W, तो जो फ्रैक्शन में हो, बट्टे में हो या डिवाइड हो रहा हो, तो उनकी डायमेंशन के दरमियान क्या होती है, हमेशा माइनस होती है। तो ये डायमेंशन के बारे में। इसी तरह डायमेंशन ऑफ, ओके, डायमेंशन ऑफ VW is equal to dimension of V into dimension of W, ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई होंगे। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे, एग्जांपल्स थी हमारे पास डायमेंशन की, कुछ रिजल्ट्स हैं उनको हम देखेंगे और उसके बाद हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा। ओके, सबसे पहले है प्लस माइनस थ्योरम। लेट S be a non-empty set of vectors in a vector space V। अब फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है V, तो अगर आपके पास S जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट, S क्या है आपके पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और V जो है वेक्टर है आउटसाइड द स्पैन ऑफ S, ठीक है, ये क्या है, स्पैन ऑफ S से आउटसाइड है। तो फिर क्या होगा कि अगर आप इसको यूनियन लेते हैं इसका B के साथ, that results by increasing B into S is still linearly independent। सिंपल सी बात है कि S अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है और S के स्पैन से बाहर कोई वेक्टर B पड़ा है, उसको आप बेशक उसका S के साथ यूनियन लेंगे, वो क्या रहेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रहेगा। इसी तरह अगर V आपके पास वेक्टर है जो कि
जिसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और S में से अगर वो V जो है वो रिमूव कर लिया जाए, निकाल लिया जाए, तो फिर ये S और S माइनस V दोनों जो है ये फिर भी स्पैन करेंगे सेम स्पेस को, यानी कि इनकी स्पैनिंग स्पेस सेम होगी। मतलब क्या है कि अगर S जो है वो स्पैन ऑफ S है, उसमें से कोई वेक्टर निकाल भी लिया जाए तब भी वो स्पैन करेगा, और उन दोनों की स्पैन जो है वो बराबर होगी। इसी तरह जो है S अगर आपके पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस भी है, तो अगर S स्पैन कर रहा है V, ठीक है, और बेसिस नहीं है, आपको पता है बेसिस के लिए दो कंडीशन होती हैं, स्पैन प्लस ओके, स्पैन प्लस लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो वही बात हम करेंगे कि S कैन बी रिड्यूस टू अ बेसिस फॉर V बाय रिमूविंग अप्रोप्रिएट वेक्टर फ्रॉम S। एक चीज हमने पहले पढ़ी है कि अगर किसी वेक्टर में n से ज्यादा बेसिस के अंदर पड़े हैं, ठीक है, तो उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमें बेस में n वेक्टर्स ही चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास n से ज्यादा वेक्टर्स हैं और उनमें से कुछ हम रिमूव कर देते हैं, तो फिर हमारे पास वो क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट बनेगा। स्पेन पहले है, लीनियरली इंडिपेंडेंट बनेगा, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। इस तरह अगर S जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है जो कि बेसिस नहीं है, तो बेसिस के लिए उसमें हम जो है ना कुछ ऐड करेंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, उसमें कुछ ना कुछ ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे, प्लस माइनस थ्योरम था। होप्स हो के डायमेंशंस की आपको समझ आ जाएगी। इससे पहले आपने बेसिस वाला आर्टिकल लाजमी देखना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।